उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चौथी ग्लोबल एलुमनी मीट कार्यक्रम को किया संबोधित। सभी को देश के विकास में योगदान के लिए संकल्प लेने का किया आग्रह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, संसद में पारित 3 आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का काम दिसंबर 2024 तक किया जाएगा पूरा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने शराब को डिस्टिलरी से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लो मीटर लगाने और एरियर की वसूली से संबंधित मामलों की समीक्षा की। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर आज मनाया गया किसान दिवस। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ओर से आज चौथी ग्लोबल एलुमनी मीट करवाई गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर पीयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विग ने उपराष्ट्रपति और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश व अन्य का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का अपना शानदार इतिहास रहा है। इसकी प्रत्येक क्षेत्र में विश्वविद्यालय में बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने फैकल्टी और एलुमनी से जाना जाता है। एलुमनी के सहयोग से पंजाब यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनीज ने विश्व के हर कोने और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। देश में भी पीयू से पढ़े लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हुए हैं। To the extent Punjab University is concerned, I would urge you to fully exploit your potential, your talent, to serve your alma mater. I am sure you will do it. Honorable Union Minister, Minister of State for Commerce Industry, Sri Som Prakash ji, Honorable Minister, Cabinet Minister, Government of Punjab, Sri Aman Arora, Honorable Member of Parliament, Sri Vikramjit Sani. Well, I would have not allowed him to say all that he said. Part of it was very relevant, but not relevant to the issue. But then a donation of 1 crore takes care of it. But then more can come, should come. Dr. Kiran Bedi, the name needs no introduction. उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व रूप से बदल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत विश्व के मुकाबले प्रगति की राह पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने सभी से एक मंच पर आकर देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लेने का आग्रह भी किया। Has a glorious history. It has potential to go much beyond what it is today. We all in this room need to secure it. If we get determined, trust me, Punjab University will be one of the leading universities on the global horizon. We need to work for it. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में हाल में पारित 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए दिसंबर 2024 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण और अदालतों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कल चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोदी सरकार के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS और इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के जरिए ये कानून लागू करने का काम शुरू भी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा लागू करने, अभियोजन निदेशालय के गठन और ICJS और CCTNS में खामियां दूर करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से हमने ये काम पहले से ही शुरू कर लिया है। टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
इसकी व्याख्या को अमल करने के लिए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, फॉरेंसिक की उचित व्यवस्था पहले से यहां हो गई है, परंतु इसको स्थायित्व देने के लिए, और आईसीजेएस और सीसीटीएनएस के लिए जो छोटे छोटे लूपहोल्स बचे हैं, इसकी परिपूर्ति के लिए आज ही एक समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाएगा और जनवरी 31 के पहले देश के सभी यूटी के अंदर ये बैठक कर 22 दिसंबर 2024 के पहले सभी यूटी को एक कानूनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संसद के 3 ऐतिहासिक विधेयकों को कानून में बदल दिया है, जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था भारत के संविधान की भावना के अनुरूप चलनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे कानूनों को नवीनतम तकनीक स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले 3 युगांतकारी विधेयकों को कानून में परिवर्तित करने का काम समाप्त कर दिया है। भारत के संविधान की स्पिरिट से देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चले। हमारे कानून आधुनिक से आधुनिक टेक्निक को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली बनाया जाए। समग्र देश की शेड्यूल भाषाएं सभी बातचीत कर पाए, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ पाए, इस प्रकार की सॉफ्टवेयर की निर्मित हो। इस प्रकार की कंप्लीट लीक प्रूफ न्यायिक व्यवस्था बनाने का मूल इस कानूनों के अंदर हमने डाला है। उन्होंने कहा कि जब आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए संसद में चर्चा हो रही थी, तब विपक्षी दल उपराष्ट्रपति की नकल उतारने का निंदनीय कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन संवैधानिक पदों के प्रति हमेशा सम्मान दिया जाता रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय सोच के साथ चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली भी 19वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में जाने के लिए तैयार है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में शराब को डिस्टिलरी से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लो मीटर लगाने और एरियर की वसूली से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदारों पर लगाई गई पेनल्टीज का बकाया एरियर की जल्दी से जल्द वसूली करें, ताकि प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि डिस्टिलरीज में शराब बनने से लेकर गाड़ी में लोड होने और गोदाम तक पहुंचने में प्रत्येक पॉइंट पर बार कोड की स्कैनिंग होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों की जो शराब हरियाणा में नियमानुसार बिक्री के लिए वैध है, उन पर भी बार कोड अंकित होना चाहिए। उन्होंने इस बारे में संबंधित डिस्टिलरीज को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने डिस्टिलरीज में लो मीटर लगाने के बारे में भी समीक्षा की। उन्होंने कुछ ठेकेदारों पर लगाई गई पेनल्टीज के मामले में नियमानुसार उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए और कहा कि बकाया एरियर को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। उन्होंने बकाया एरियर के विस्तार से जानकारी लेते हुए इसको वसूलने के सख्त निर्देश दिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर आज किसान दिवस मनाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र के गांव डाडलू के प्रगतिशील किसान हरबीर सिंह को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। जयप्रकाश दलाल ने कृषि और उससे संबंधित विभिन्न व्यवसायों व अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि खेती की उपज बढ़ाने की दिशा में हिसार में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी ड्रोन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया है और विज्ञान के माध्यम से जो खेती में जो मैकेनाइजेशन हो सकता है, जो उपज बढ़ सकती है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और अभी हमने स्कीम बनाई है कि ड्रोन की ट्रेनिंग दे करके जो किसानों के बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको हम फ्री में गाड़ियां, ड्रोन और वो दे रहे हैं। हमने विभाग की भी स्कीम बनाई है, जो किसान भाई 100 रुपये में नैनो यूरिया छिड़काना चाहे वो पोर्टल पर चढ़ाए, ये बच्चे जा कर के उसके खेत में नैनो यूरिया का ड्रोन छिड़केंगे। पहले उसमें हम 1 लाख एकड़ में इसका छिड़कवा रहे हैं और डिमांड आएगी तो वो भी छिड़कवाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसान व कमेरा वर्ग के सच्चे हितैषी थे। वे इसमें एक किसान व ग्रामीण परिवेश से होने के चलते किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे। वे मानते थे कि देश के विकास का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है, इसलिए उन्होंने ताउम्र किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। सम्मान प्राप्त करने वाले किसानों ने कहा कि पारंपरिक खेती से अलग सब्जियों की खेती करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि वे नर्सरी की खेती करते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। सर, मैं नर्सरी ग्रोवर भी हूँ और सब्जी की खेती भी करता हूँ मैं। तो मेरा जो जैसे भी मैंने नर्सरी ग्रो करता हूँ, मैंने अपना एक ग्रोइंग मीडिया बनाया हुआ है जिसमें मैं नर्सरी ग्रो करता हूँ। तो उसके कई खूबियाँ हैं उसकी। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट तो ये है, एक तो प्लांट की हेल्थ बहुत बढ़िया आती है। दूसरा ऐसा है कि मुझे अगर 2-3 महीने मेरी नर्सरी खड़ी रहे तो मुझे पानी की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी आजीविका चला रहे हैं। आजीविका नाम से हमारी कैंटीन है, तो हम अम्बाड़ा में चला रहे हैं। वहाँ कड़ी पकौड़ा बनाते हैं, राजमा चावल, चाय, ऐसे सभी खाना बनाते हैं। जैसे डेली का ही अलग अलग मेन्यू होता है हमारा। KVK अम्बाला से हमने ट्रेनिंग ली है, जिसके जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज बादशाह खान सिविल अस्पताल में भारत विकास परिषद के सौजन्य से न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। इस केंद्र में जन्म से पैदा हुए मुकबधिर बच्चों का इलाज होगा और उन्हें सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाया जाएगा। ऐसे बच्चों का यहाँ निःशुल्क इलाज होगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ज्यादातर मामलों में बच्चों के बड़े होने तक पता ही नहीं चलता कि वह सुन और समझ नहीं सकता। ऐसे में इस केंद्र में दी जाने वाली थेरेपी के माध्यम से समय रहते ही ऐसे बच्चों का सफल इलाज हो पाएगा। वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। शुरू में ही ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर लिया जाए कि उनको सुनने की समस्या है, उनको सुनता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है। ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। शुरुआत में बच्चे के पैदा होने के बाद ही मालूम चल जाएगा कि बच्चे को सुनने में क्या समस्या है। अगर वो स्पीच थेरेपी से या हियरिंग एड से सही हो सकती है तो वो लगा दिया जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा समस्या है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना है, वो 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। तो उन बच्चों को उस समय प्रॉपर उनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगाकर उनको सामान्य बच्चों की तरह होने का सौभाग्य मिलेगा और वो अपना पूरा जीवन अच्छी तरह सुकून के साथ बिता सकते हैं। वहीं इस मौके पर CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि भारत विकास परिषद के सौजन्य से न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का आज शुभारंभ हुआ है, जहां जन्म से पैदा हुए मुकबधिर बच्चों की निःशुल्क जांच होगी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनका इलाज होगा। जरूरत पड़ने पर श्रवण यंत्र भी लगाए जाएंगे। स्पीच थेरेपी देके उनकी स्पीच को प्रमोट करके उनके अंदर सुनने की क्षमता को विकसित कर रही है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। उन बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कि वो सुन सकें और सभी को माता पिता के लिए एक बड़े वरदान की बात होगी, वो इस बच्चों की आवाज़ को माता पिता के रूप में सुनेंगे। हरियाणा सरकार हर जिले में जिला स्तर पर गीता समारोह का आयोजन कर गीता के पाठ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। भिवानी में आयोजित गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JB दलाल ने कहा कि भगवद गीता ने जीवन जीने की कला का पता चलता है तथा हर क्षेत्र में व्यक्ति भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाकर उन्नति कर सकता है।
भिवानी में आयोजित 2 दिवसीय गीता जयंती समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री ने हवन यज्ञ कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं व रंगमंच के कलाकारों ने भारतीय संस्कृति व हरियाणवी संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कृषि मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि से दुनिया को गीता का संदेश गया है। इस संदेश से हमें जीवन जीने की कला का पता चलता है। युवा पीढ़ी गीता के संदेश को अपना कर न केवल अपनी बल्कि राष्ट्र की उन्नति कर सकती है। हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो भाग लेती है, उनको जानकारी मिलती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से धर्म का संदेश दिया था, कैसे जीवन जीना चाहिए। उसका अनुकरण जो बच्चे करेंगे और सब लोग करेंगे तो हमारा देश जो एक दुनिया की महाशक्ति होता था उसी स्थान पर पहुंचेगा। और गीता का हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं उससे सारी दुनिया में दोबारा प्रचार प्रसार हुआ है। गीता जयंती समारोह में पहुंचे लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें गीता के संदेश को समझने का अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हुई है। डिपार्टमेंटों की अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं, उन पर भी हमने जाके देखा है जी। बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है जी ये कि संस्कृति के साथ साथ सरकार अपनी स्कीमों की भी जानकारी दे रही है और संस्कृति को तो बढ़ावा दे रही है। अपनी इतनी मजबूत संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में, गीता के बारे में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में संस्कार भरे जाएंगे तो इससे काफ़ी मतलब जो छोटे बच्चों को फर्क पड़ेगा, संस्कार भरे जाएंगे। और कुरुक्षेत्र के बारे में खासकर बताया गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। युवा और बच्चों को नई नई शिक्षा मिलती है। ये हर साल मनाया जाता है। हम हर बार देखने आते हैं इसको और स्टॉलें लगी हुई है। सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं कम से कम इन बच्चों को पता चले अभी गीता जयंती महोत्सव का महत्व क्या है। देखिए गीता जयंती महोत्सव में सिखाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म के लिए हमें कुछ भी कर देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा, परिवहन और खनन विभाग मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जिला स्तर पर मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ के विचारों को आम जन तक पहुँचाने के लिए सरकार सराहनीय कदम उठा रही है। गीता जीवन का रास्ता है। गीता आपको जीवन जीना सिखाती है। सारी दुनिया में देश और विदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारी दुनिया ने गीता को माना है। बहुत सबको गीता बहुत मिलती है, उठा के कमरे में रख देते, पढ़ते भी नहीं, खोलते भी नहीं, पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ते गीता का क्या दिया, क्या उसमें लिखा हुआ है। मैंने बहुत मित्र देखे हैं, समय नहीं मिला, समय है ही पढ़ने के लिए समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए कोई समय नहीं है। जब कुछ सब कुछ समय लुट जाता है तो फिर समय को याद करते हैं, समय मिला नहीं। वहीं कल अंबाला में भी जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि हर गांव, हर गली में गीता के श्लोक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं और यह बेहद गर्व की बात है। आज पुणे लगभग 5000 साल के बाद गीता की इस धरती के ऊपर दोबारा हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर गांव गली के अंदर इस प्रकार से एक वातावरण गीतामयी हो रहा है। और ना केवल हरियाणा, ना केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर आज गीता को जो मान्यता मिल रही है, गीता माँ के जो श्लोक हैं उनसे जीवन को जीने की जो प्रेरणा मिल रही है पूरे विश्व के अंदर, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और निश्चित रूप से गीता जिसने भी आत्मसात की है और गीता जिस प्रकार से, गीता माता के संदेश आज या श्लोक जिस प्रकार से आज पूरे
कलयुग के अंदर तनाव की इन परिस्थितियों में जीवन के जीने का जो सबसे बड़ा माध्यम बन रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बहुत गर्व की और प्रेरणा की। गीता जयंती उत्सव के अवसर पर आज सुबह 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैथल के गीता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गीता के 3 श्लोक, जिनमें प्रथम, मध्य और अंतिम श्लोक को श्रद्धालुओं ने 1 मिनट के लिए एक साथ पढ़कर पूरे विश्व की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने बताया कि गीता केवल मात्र एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि मानवता का गौरव है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के कोने कोने तक पवित्र ग्रंथ गीता का उपदेश पहुंचाया जा रहा है। यह सब वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही हो पाया है। कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वामी मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये जो 1 मिनट का गीता का पाठ जो पढ़ा गया, वे पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर आज खुशी का दिन है कि गीता का पाठ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पे पढ़ा गया। पूरी दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गीता जी का हो रहा है, उससे जो शिक्षा जो है हमारी जवान पीढ़ी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको एक शिक्षा मिलती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2023 में आयोजित करवाई गई 12वीं कक्षा की रेगुलर व ओपन विद्यालय के परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिए गए। इसमें 12वीं कक्षा का रेगुलर विद्यार्थियों का परिणाम 43% रहा और ओपन विद्यालय का परीक्षा परिणाम 24.48% रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के विशेष कार्यकारिणी अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि प्रदेश भर के 109 परीक्षा केंद्रों में 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आयोजित हुई इन परीक्षाओं में कुल 40,342 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 12,349 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 5,310 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 5,306 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। उन्होंने बताया कि ओपन की 12वीं कक्षा परीक्षा का परिणाम 24.48% रहा है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 27,993 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 6,853 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 21,140 परीक्षार्थियों की रीअपियर आई है। www.bseh.org.in पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमारी जो परीक्षा है इसके अंदर लगभग 40,342 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिसमें से लगभग 26,167 छात्र व 14,175 छात्राएं शामिल हैं। लगभग 109 परीक्षा केंद्रों पर 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये परीक्षाएं संचालित की गई थी। लगभग जो पास परसेंटेज हमारा सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक में है वो 43% के आसपास है, जिसमें अगर हम फर्दर डिविजन्स करें तो इसमें जो छात्र हैं उनका 43.58 और छात्राओं का 41.76 है। ये शैक्षिक का डाटा है। इसके अलावा जो मुक्त विद्यालय है उसके अंदर 27,993 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे। इसमें पास प्रतिशत 24.28 रहा, जिसमें छात्रों का 24.16 और छात्राओं का 25.04। हर पात्र व्यक्ति तक केंद्र व प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल विकसित भारत संकल्प यात्रा पुनाहना खंड के गांव बिछौर और नवलगढ़ पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री लियाकत एडवोकेट और सह संयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुभाष भारद्वाज ने शिरकत करते हुए जागरूकता वैन का स्वागत किया। भाजपा नेता लियाकत एडवोकेट ने कहा कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। 9.5 सालों में मोदी सरकार और 9 सालों में मनोहर सरकार की जो योजनाएं बनी है, यदि कोई व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गया हो तो उन्हें योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। गीता के अंदर जो मैं समझता हूँ, गीता के जो अंदर मार्गदर्शन दिखाए गए हैं उनके अनुसार अगर व्यक्ति अपने जीवन की जो शैली है उसके आधार पर कहे तो बहुत 100% उसको कामयाबी मिलती है। बहुत से जो साइंटिस्ट, बहुत से बड़े बड़े
महानुभावों ने गीता को अपने जीवन में आदर्श माना है और उन्होंने अपनी जो ऊंचाइयां वो छू भी हैं। तो गीता तो जीवन जीने की शैली है और गीता में आदमी को किस प्रकार की अपनी क्रिया, किस प्रकार उसके काम, उसको अपने ढंग से ठीक ढंग से रखने चाहिए, तो गीता में सिखाया गया है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए, जिनमें बैंक की स्टॉल, स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, परिवार पहचान पत्र के लिए क्रिड हेल्प डेस्क, CSC स्टॉल, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना शामिल रही। ये जो दरबार लगा है इससे बहुत लाभ मिला है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, तो यहाँ से बहुत हम संतुष्ट हैं इससे। यहाँ पे सारी सेवाएं दी गई हैं और अच्छा कार्यक्रम लगाया हुआ है जी, और ऐसी योजनाएं आती रहें, गांव का और समाज का कल्याण होता रहे। केरल में कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN.1 आने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट जारी कर दिया है। पंचकुला जिले के सिविल अस्पताल की CMO डॉक्टर मुक्ता कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पंचकुला में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर किसी को खांसी, बुखार, जुकाम लगातार आ रहा है तो RT-PCR टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। उन्होंने बताया कि अगर भीड़भाड़ वाले जगह में लोग जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर अस्पतालों में बेड, दवाई और वार्ड का इंतजाम किया गया है। इसके लिए सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। वह अगर मरीजों को जरूरत हो तो कोविड का टेस्ट जरूर लिखें। इस तरह का कोई भी सर्ज अभी हरियाणा में नहीं है और पंचकुला में कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली एहतियात सबको ज़रूर बरतना चाहिए जिससे कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ना रहे। और अभी मैंने मॉक ड्रिल्स करा के उनकी रिपोर्ट्स भी ली हैं, सारे प्राइवेट से भी पब्लिक से भी, और हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ICU बेड्स, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हैं। PSA प्लांट्स हमारे फंक्शनिंग हैं और ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट्स जो हमारे टैंकर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अगर कोई भी पेशेंट की अगर कोई आती है या कोई सर्ज हमारे को देखने को मिलता है तो हम पूरा मुस्तैदी से उसके लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई केस या ऐसा कोई अनड्यू जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस हैं वो हमारी OPD में रिपोर्ट नहीं हुए। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत का सप्ताह इन दिनों पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला फतेहाबाद में आज 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए सामाजिक संगठनों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता गुरजीत सिंह ने बताया कि गुरु साहिब के लाडलों की शहादत को लेकर संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि देने का यह एक अनूठा प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के करीब 100 लोगों ने रक्तदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के बेटों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी, तथा यह पूरा सप्ताह शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके लिए हेल्प पहुंचाई जा सके। बाकी हम गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियों में सहयोग या कोई मरीजों के इलाज की सेवा या और भी कई तरह की सेवाएं करते हैं अपने ट्रस्ट के थ्रू। इसमें हमारे रतिया इलाके के और आसपास के इलाके के काफ़ी लोग सहयोग करने आ रहे हैं। बढ़िया खूनदान हो रहा है जी। बाकी वैसे भी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं सारे इलाका निवासी। वहीं रक्तदान करने वाले रक्तदानियों ने बताया कि उन्हें खून दान करके काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि उनका दिया हुआ खून किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि यह रक्तदान शिविर महान बलिदानियों गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की याद में लगाया गया है। कैंप के बारे में भाई साहब हमें सोशल मीडिया और जो भाई गुरजीत NGO की तरफ से भी कॉल आई कि आप एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। इसका फ़ायदा से देखो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड मिल जाता है। हम भी कई बार जैसे डेंगू के टाइम एडमिट हुए थे हिसार, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत आई थी ब्लड की। यदि इस तरह के कैंप लगते रहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को या गरीब इंसान जो मतलब
इसके बारे में हमें गुरजीत सिंह से पता चला, उन्होंने कॉल की, अपना रक्तदान लगा रहे हैं यहाँ पे। हमने 2 दिन पहले जहाँ पे टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग दी थी। टेस्टिंग के बाद अभी हमें रक्तदान किया है, जो बढ़िया फील हुआ। अभी किसी जरूरतमंद के काम आएगा हमारा रक्त किया हुआ। ये बढ़िया उपराला है जो भी है, इससे आगे आना करना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण परियोजना के तहत 4 कॉरिडोर में से 3 पर लगभग काम पूरा हो चुका है। अयोध्या के इस निर्माण यात्रा में हजारों लोगों को रोजगार मिला और गौर करने की बात है कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से जुड़े किसी भी कार्य को लोग केवल रोजगार के रूप में नहीं बल्कि आस्था के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। वैसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि सभी का मानना है कि अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है। पेश है यह एक रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल से आया है। वेस्ट बंगाल से कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले? 13 आदमी हैं। 13 आदमी। और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सब पेंटिंग का काम, मिट्टी का सेटिंग का काम है। और कितने समय से कर रहे हैं? 15 दिन। यहाँ पर तो एक नई अयोध्या बन के तैयार हुई है। भगवान राम के साथ आप लोग कैसा जुड़ाव समझते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। राम के साथ तो बहुत है, बहुत अच्छा है। राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? राम मंदिर अच्छा सोचता है, वो तो सनातन धर्म का है ना, तो अच्छा ही है। कहाँ से हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और कैसे ये इस आर्ट को क्या बोलते हैं आप लोग और कितने दिनों में बनाया आप? मैं ये कलकत्ता से 200 किलोमीटर आगे कृष्णनगर नदिया कृष्णनगर से हूँ। विश्वजीत मुजुमदार ये आर्टिस्ट है, मैं उसके काम देखभाल करता हूँ इधर। और वहाँ ये 1 महीना 2 महीना लगता है, ये काम हो रहा है 2 महीने से। ये काम अभी हम लोग 20-30 लोग कर रहे हैं। इधर हम 13-14 लोग हैं और 50 पीस होगा। 25 दीवार पे 50 पीस लगेगा। आपको लगता है 22 जनवरी तक पूरा एकदम तैयार हो जाएगा? ओहो, हम लोग तो उसी के लिए लगा हुआ हूँ। अभी देखता हूँ कितना दूर कर सकता हूँ। कितना समय लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट बनाने में आपको समय? 5-6 दिन लग जाता है। चिपका के पेंटिंग करने में 5-6 दिन लग जाता है। 5-6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं और मतलब ये आरसीसी को नाले का डिमांड और रोड, इसमें मटेरियल हम लोग बनाते हैं, मशीन चलाते हैं यहाँ पे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।